Hello everyone, welcome to Technical and Kalan. Plus in this video we will start the next part of its strength of material. तो क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो में, और हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। एंजॉय करिए अपने लेक्चर को। Today we will study about loads and its type. आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लोड और उसके टाइप्स को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आपने लोड को अगर आपने लोड को विजुअलाइज कर लिया, अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया कि किस टाइप का लोड है, देन आप उसके इफेक्ट्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस लोड से क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको लोड्स को समझना जरूरी है कि कौन से लोड में क्या इफेक्ट होता है और कौन सा लोड कौन सा होता है। मतलब किस तरह के एक्सटर्नल लोड्स, अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल लोड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो वो बॉडी के रिस्पेक्ट में वो कैसे लग रहा है। सपोज कर लो कि अगर उसके क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर लग रहा है तो दैट इज नॉर्मल। अगर क्रॉस सेक्शन पर पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज शियर फोर्स। उसी तरह से पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, यूडीएल, यूवीएल, वेरियस टाइप ऑफ लोड्स, हम सारे लोड्स को सिंपल वन बाय वन करके हम लोग देखते जाएंगे। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोम सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए। इसके लोड के टोटल टाइप्स और उनके इफेक्ट्स, और देखेंगे हम लोग ये भी देखेंगे कि गेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं इन डिपेंड अपॉन दिस टाइप ऑफ लोड्स। और उसके बाद एक बार जब आप लोग का फाउंडेशन लोड पर तैयार हो जाएगा, देन आफ्टर आप लोग के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगने लगता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, we will see the definition of load. Load. It is defined as an external force or a couple to which a component is subjected during its functionality. First of all, external force सबको पता है, externally applied force जो forces लग रही हैं, और कपल भी अपना लोड में ही आता है। कपल में जैसे आपका बेंडिंग कपल होगा, फिर आपकी ट्विस्टिंग कपल होगी, ट्विस्टिंग कपल, बेंडिंग कपल। कपल क्या होता है? कपल इज अ फ्री वेक्टर। कपल और मूवमेंट अगर आप देखो तो एक तरह से सेम थिंग है, बट कपल आपका फ्री वेक्टर होता है। मतलब कि अगर आप उसे किसी भी पॉइंट से देखोगे तो कपल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर आप मूवमेंट की बात करोगे, किसी फोर्स के इफेक्ट में जो मूवमेंट हम देखते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जाता है, बिकॉज की मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, जो फोर्स किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट, अगर आप देखो, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कपल के लिए। कोई बीम ले लिया, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पर अगर मैंने यहां पे एक पी लोड लगा दिया, दिस इज लेंथ एल, दिस इज लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल है, लोड पी है। अगर मैं किसी एक क्रॉस सेक्शन पे बात करता हूं, अगर आप सपोज करो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड। ओके, राइट एंड से ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर अगर आप मूवमेंट की बात करो तो मूवमेंट at cross section xx is equal to what? P into x. Okay, P into x. अगर मैं x को जैसे जैसे, मतलब कि m मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मूवमेंट आपका x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखो, इफ वी कंसिडर दिस इज a पॉइंट एंड दिस इज b पॉइंट, तो मूवमेंट एट b इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है? एट x इज इक्वल टू 0। x b पॉइंट पर x क्या है? 0 है। देन मूवमेंट एट b इज इक्वल टू p इंटू 0 इज इक्वल टू 0। एंड एट x इज इक्वल टू l, एट x इज इक्वल टू l, मूवमेंट एट पॉइंट a इज इक्वल टू p इंटू l। इट मीन्स कि मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिनियरली वेरी करता है x के रिस्पेक्ट में। अगर यही बात मैं कपल की करता हूं, अगर कपल की बात करता हूं, सपोज कर लो ये कोई बीम है। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट्स अ कपल। ओके, ये कोई बीम है। ये बीम का अगर आप देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ कपल इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेंडिंग कपल एंड ट्विस्टिंग कपल। अगर आप बेंडिंग कपल की बात जब आप कर रहे हो तो बेंडिंग कपल जो क्रिएट होगी, टू इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फोर्सेस। ओके, टू इक्वल अपोजिट नॉर्मल फोर्सेस क्रिएट करेंगी
बेंडिंग कपल। अगर आप कपल में देखोगे तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, अगर मैं सपोज करूं ये जो पॉइंट है अपना, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, किसी भी बीम को अगर हम शो करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्रॉस सेक्शनल सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज P एंड दिस इज P, ओके, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट लोड्स, डिस्टेंस इसको मान लिया मैंने D। देन अ कपल बेंडिंग कपल creates at free end of the beam. It is denoted by like this, A and B. This is P into D. This is in anti-clockwise direction and this is constant throughout the length of the member. Okay. अगर आप XX section पे भी देखोगे, this is XX section, this is X length. Okay. तो bending moment क्या होता है? Moment at point XX is equal to P into D. आप सिंपल, आप किसी भी पॉइंट से देखोगे तो कपल की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर आप मोमेंट की बात करोगे तो मोमेंट का वेरिएशन होता है, तो कपल इज अ फ्री वेक्टर एंड मोमेंट इज नॉट अ फ्री वेक्टर। ओके, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। ओके, तो लोड की डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और अ कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, वेट ऑफ अ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट। सेकेंड वन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबको पता होगा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनर्शिया फोर्स MA, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? MR ओमेगा स्क्वायर, दिस इज MR ओमेगा स्क्वायर। इनर्शिया फोर्स इज MA। गैस लोड जो आप थ्योरी ऑफ मशीन में देखते हो, विंड फोर्सेस, बेल्ट टेंशन, ट्विस्टिंग कपल आपकी ड्यू टू शियर फोर्स, शियर इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट शियर फोर्सेस क्रिएट्स अ ट्विस्टिंग couple. Okay, and bending couple. These are some example of loads. Okay, these are the example, only example. Clear? Now we will see some other example. अगर आप देखो in the design of shaft, weight of pulley W1 is considered as load, that is weight of shaft is neglected. So take example, this is bearing, this is also bearing, okay, this is pulley, this is shaft. मशीन डिजाइन में जब हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं तो शाफ्ट के वेट को, अगर मैं कहूं ये पुली है, पुली का वेट हमने मान लिया दिस इज W1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और शाफ्ट के वेट को हम नेग्लेक्ट करते हैं इन द डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट। पहले ही हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने क्या किया था, एजम्पशंस में हमने क्या देखा था, सेल्फ वेट को हम क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इन द डिजाइन ऑफ शाफ्ट वेट ऑफ पुली इज कंसिडर्ड एज लोड। ओके, वेट ऑफ पुली इज कंसिडर्ड एज लोड, दैट इज वेट ऑफ द शाफ्ट इज नेग्लेक्टेड। बट जब हम बियरिंग की डिजाइन जब हम बियरिंग का डिजाइन करेंगे, इन द डिजाइन ऑफ बियरिंग weight of pulley W1 and weight of shaft W2 are considered as load, that is weight of bearing is neglected। तो जिस मेंबर को हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसके सेल्फ वेट को हम क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ओके, बाकी उसके बाद जितने वेट उस पर एक्ट कर रहे हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। ओके, वही एग्जांपल हमने लिया शाफ्ट में, शाफ्ट के वेट को, शाफ्ट के डिजाइन में हम शाफ्ट के वेट को नेग्लेक्ट करके चले, केवल पुली के वेट को लिया। बियरिंग में शाफ्ट और पुली दोनों का वेट उस पे जा रहा है तो इन दोनों के वेट को कंसीडर किया, लेकिन बियरिंग के वेट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। यहां से हम लोग टोटल चीजें देखेंगे और पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपकी डिपेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स पे। एक बार आप लोड को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही सिंपल लगने लगेगा सब्जेक्ट। लोगों को क्यों ये हार्ड सब्जेक्ट लगता है, वो लोड्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स बेस्ड ऑन 3 कैटेगरी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, based on direction of load with respect to plane of cross section, and third one is based on distribution of load. Now सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं with respect to time. With respect to time, loads are divided into 2 groups. One is static
static load and second one is dynamic load. Static load and dynamic load. Okay, now this is with respect to time, static load and dynamic load. Static load is further divided into two parts. Dead load and second one is gradually applied load. Okay, dynamic load is further divided into two groups, further divided into two parts. One is impact load or suddenly applied load or shock loads. Well, and second one is fatigue loading. Fatigue load और वेरिएबल लोड. ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम से. ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द लोड इज divided in two groups. First one is static load and second one is dynamic load. Static load is divided into two parts, dead load and gradually applied load. Dynamic loads is also further subdivided into two parts, impact load or suddenly applied load or shock load, and second one is fatigue load or variable load or cyclic loads. ठीक है, fatigue load, variable load और cyclic loads. Fatigue load और variable loads. ओके, फटिग लोड, वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड. ओके, तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के टोटल लोड्स को एनालाइज करेंगे. देन आफ्टर हम आएंगे सेकेंड कैटेगरी में बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. थोड़ा स्पेस कंस्टेंट होने के कारण हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं, देन आफ्टर इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे एनालाइज, और लगातार हम देखते जाएंगे किसके कितने टाइप होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डेड लोड. चीजों को आपको ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ग्राफिकली अगर आप देखो तो लोड वर्सेस टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की मैं बात कर रहा हूं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज लोड, दिस इज टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लोड, टाइम बढ़ता जाए बट लोड इज स्टिल कांस्टेंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ डेड लोड. विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन लोड. ओके, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है बट लोड विल कांस्टेंट, दिस इज डेड लोड. सेकेंड वन इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. Second one, this is load, this is time. The graph of gradually applied load is a linear variation. This is a straight line. Okay, this is like this load. Okay, this is gradually applied load. With respect to time, the value of load is gradually increasing. It means the ratio of time and load are constant throughout द टाइम पीरियड. ओके, कि हर एक रिस्पेक्टेड पीरियड में स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका, कांस्टेंट है. मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोड इज कांस्टेंट. अगर आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लोड की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो रही है, इक्वल है. ठीक है, मतलब कि ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है लोड की वैल्यू भी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है. बट द इंक्रीमेंट इन लोड in time interval is equal, will be equal. Okay, always
ये है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, कि जिस रेशियो में आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में आपका लोड भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, देखो इसमें कुछ चीजें अगर आप यहां पर देखना चाहो तो इफ वी टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हियर एंड अ वर्टिकल स्ट्रिप हियर, ओके, दिस इज डेल्टा पी and this is delta t. Okay, delta t and delta p are equal, means कि जितना टाइम इंटरवल इंक्रीज हुआ लोड भी उसके रेशियो में उतना ही, मतलब कि दे आर नॉट, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। देखते हैं एक एग्जांपल से और क्लियर होगा आप लोगों को। अगर थर्ड एग्जांपल इंपैक्ट लोड से थोड़ा सा इसको कंपेयर जब करते हैं तो चीजें और क्लियर होती हैं। देखते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोडिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यहां से आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। यहां पर अगर मैं इंपैक्ट लोडिंग की बात करूं तो स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंपैक्ट लोडिंग में, बट ग्रेजुअल अप्लाइड लोड में स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड भी स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि टाइम इंटरवल और लोड का इंक्रीमेंट दोनों लगभग इक्वल ही चलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, एंड अब मैं यहां पर जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं दिस इज इंपैक्ट लोडिंग ग्राफ। ओके, देखते हैं दिस इज लोड, दिस इज टाइम, लोड वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस ऑल टाइप्स आर टाइप ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर अगर आप देखो तो मैंने एक डीपी लिया, अगर यहां पर देखो सिंपल तो लोड बहुत ज्यादा है टाइम के रेशियो में, इसमें लेट अस सी थोड़ा सा इंपैक्ट लोडिंग। Loading, नाउ अब हम लोग देखेंगे इंपैक्ट लोडिंग डायग्राम को। लोड वर्सेस टाइम डायग्राम इंपैक्ट में सडनली डेल्टा टी टाइम चेंज, डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर आप चेंज इन लोड देखो तो दिस इज वेरी बिग डायग्राम। और आप स्ट्रिपल कर सकते हो इंपैक्ट लोडिंग में अचानक से आपने क्या किया, लोड को बॉडी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है और लोड बहुत अचानक से लोड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, लोड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट लोडिंग, इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड। डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। ओके, डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल में डेल्टा पी आपने क्या देखा, बहुत ही ज्यादा लार्ज है। और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होता है कि टाइम इंटरवल और डेल्टा पी दोनों लगभग बराबर चलते हैं, रेशियो दोनों का इक्वल चलता है ऑलवेज। बट इंपैक्ट लोडिंग में आपका स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर मैं इंपैक्ट लोडिंग पे कुछ देखा जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपैक्ट लोड। और इस पर अगर आप 2017 के कुछ क्वेश्चंस उठा के देखो तो 2017 में गेट पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था और लगभग 1-2 साल पे हमेशा इंपैक्ट लोड से क्वेश्चन आते रहता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंपैक्ट लोड का, इंपैक्ट लोड के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंपैक्ट लोड।
What is impact load? It is a load which is acting for a short interval of time. अभी पीछे आपने जो डायग्राम देखे, जो ग्राफ देखा, लोड वर्सेस टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लोड एक्ट होता है. अचानक से लोड, मतलब कि लोड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू टाइम. बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा लोड एक्ट कर जाता है. ओके, तो इट इज अ लोड विच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल में अगर देखना चाहें तो आईसी इंजन, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, springs used in shock absorber. These are some examples of impact loading. Spur gear tooth under high pitch line velocities, component used in punching, forging and blacksmithy operation. These are some example of impact load. Okay, impact load, the definition of impact load is very clear. It is a load which is acting for a short interval of time. अब बात आती है कि जब हम ग्रेजुअल अप्लाइड लोड अगर करते हैं तो उसमें तो स्ट्रेस हमें स्टैटिक लोड अगर हम लगाते हैं किसी भी बॉडी पे तो वहां से हमें क्या चीजें फाइंड आउट हो जाती हैं आसानी से. अगर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन में. उसके बाद लेकिन इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में अगर कोई भी लोड है वो एट सडनली बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है, वो ग्रेजुअली नहीं है, सडनली अप्लाई किया जा रहा है, तब उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा. मतलब कि इंपैक्ट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं और इंपैक्ट डिफॉर्मेशन की बात करूं तो वो कितना होता है. तो देखते हैं सिंपल इंपैक्ट स्ट्रेस. सबसे पहले सिग्मा इंपैक्ट, चीजों को यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कुछ फॉर्मूले यहां नोट डाउन कर रहा हूं. दिस फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी कुछ हम करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कैसे इंपैक्ट लोड के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना होता है. सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक. सिग्मा स्टैटिक मीन्स स्टैटिक लोड हमने अप्लाई किया, उसी लोड को हम स्टैटिक मान करके सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे. देन आफ्टर सिग्मा स्टैटिक इंटू IF. IF is impact factor, where IF is impact factor. Impact factor. Okay. IF is equal to 1 plus root over 1 plus 2h upon डेल स्टैटिक. सारी चीजें देखेंगे. डेल स्टैटिक, डेल इंपैक्ट, द डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग. डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इंटू impact factor. Del impact is equal to del static into impact factor. Now impact factor में हमने देखा 1 plus root over 1 plus 2h अपन del static. h आपका क्या है? h is the height from which the load is impact. h is height. वो हाइट होती है जिस हाइट से आपने लोड को रिलीव किया है. ओके, किसी भी बॉडी पर अगर आपको इंपैक्ट डालना है, अगर सपोज कर लो एक बॉल लिया, बॉल को कितने हाइट से आप सरफेस पे, आप फ्लोर पे छोड़ रहे हो, दैट हाइट, मतलब कि वो जिस हाइट से आपने उसे रिलीज किया, दैट हाइट इज h. हियर द हाइट इज h, द रिलीजिंग ऑफ लोड, द हाइट फ्रॉम विच द लोड इज रिलीज्ड. ओके, डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर. इंपैक्ट फैक्टर, this formula is very important. Impact factor is equal to 1 plus root over 1 plus 2h upon del static. Del impact is equal to del static into impact factor. अब यहां पर सिग्मा इंपैक्ट, सिग्मा स्टैटिक and del static are obtained from Sohm equation. Okay, Sohm equation, sigma is equal to p by a. Okay,
डेल इज इक्वल टू पीएल ओवर ए, उससे हम लोग ये चीजें फाइंड आउट करेंगे सोम इक्वेशन से। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ कंडीशन आता है, इंपैक्ट लोड को हम 3 नाम से जानते हैं, इंपैक्ट लोड, सडनली अप्लाइड लोड और शॉक लोड। अब इंपैक्ट लोड में अगर आप कंडीशन देखो, इंपैक्ट लोड में अगर कंडीशन देखो कि विदाउट शॉक, अगर इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक, अगर सपोज करो विदाउट शॉक का मतलब क्या हुआ, रिलीजिंग हाइट विल बी 0। ओके, अगर सपोज करो कोई भी वेट है, अगर मैं अचानक से आपके ऊपर रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, तो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट लोडिंग विद शॉक। मैंने कि कुछ हाइट से उस लोड को रिलीज किया, दैट इज इंपैक्ट लोड विद शॉक। अगर मैं उसी लोड को सिंपली आपके हाथों में रखूं, दैट इज इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक। ओके, तो विदाउट शॉक के कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं बोलूं इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक, क्या होगा, इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक में H टेंस टू 0, H टेंस टू 0। जब H 0 होगा तो IF कितना हो जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2H अपन डेल स्टैटिक। ओके, दिस टर्म विल बी 0, देन 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, देन सिग्मा इंपैक्ट is equal to sigma static into 2 is equal to 2 into sigma static. Same, del impact is equal to 2 into del static. These are very important. These two formulas are impact load without shock. When the impact load without shock is what? When the height tends to 0। मैंने समझाया कि विदाउट शॉक क्या होगा, लोड अगर मैं सडनली आपके हाथों पे रख दूं, अगर सपोज कर लो आपके हाथों पे मैं कुछ या आपके बॉडी पे मैंने कुछ लोड इंक्रीज कर दिया, सडनली मैंने रखा, रिलीज नहीं किया, किसी हाइट से मैंने रिलीज नहीं किया, मैंने सडनली रखा, तो सडनली लोड आपके बॉडी पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक। तो इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक में भी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ऑल्सो important point, impact load without shock, S tends to 0, impact factor is equal to 2, then del impact, sigma impact is equal to 2 into del static and sigma static respectively. Okay, now take some examples. Now take an example of impact axial load. Take an example. Okay, एक example लेते हैं, एक ये बार है, this is a bar of length L, okay, and diameter D. This is a flange, okay, attached to the bar, and a weight W which is impact on the flange from height H applied from release from height H. Okay, हम ये कंडीशन देख रहे हैं, एक बार है, फ्लेंज उसमें लगा हुआ है और कुछ H हाइट पे एक वेट है जो कि वहां से हम रिलीज कर रहे हैं फ्लेंज पे, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना होगा। ओके, इस बार में डिफॉर्मेशन कितना होगा, दिस इज अ केस ऑफ इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट लोड हुआ, ये डब्ल्यू वेट यहां पर आएगा, जब ये डब्ल्यू वेट यहां पर एक्ट करेगा, ये आ गया डब्ल्यू वेट, यहां पे आ गया डब्ल्यू वेट, जब यहां पर एक्ट करेगा तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगी बार में, तो उस डिफॉर्मेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको कुछ स्टेप वाइज हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम द गिवन लोड, assume the given load as a static load, okay, सबसे पहले हम जो गिवन लोड है उसे हम स्टैटिक एज्यूम करेंगे। इस सेकंड डायग्राम में देखते हैं, ये डब्ल्यू लोड है, ये डब्ल्यू लोड एक्ट जो हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, बार का हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस डब्ल्यू लोड को उस बार पर हम स्टैटिक मान के चलते हैं। ओके, दिस इज स्टैटिक लोड डब्ल्यू। हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसे स्टैटिक लोड डब्ल्यू हमने एज्यूम कर लिया। ओके, जो लोड हम इंपैक्ट करने वाले हैं बॉडी पे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि डेल स्टैटिक फाइंड आउट करते हैं। डेल स्टैटिक क्या होता है, डेल स्टैटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू एल ओवर ए ई। ओके, ए ई फाइंड आउट करेंगे, यहां से कुछ अपना
कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा mm में। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट, ओके फर्स्ट हो गया इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप 3 में इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 3 अपने पास W लोड पता है, फिर हम क्या निकालते हैं, सिग्मा स्टैटिक। सिग्मा स्टैटिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W अपन लोड अपन एरिया, यहां से कुछ मान लिया MPa, GPa, KPa कुछ भी आ गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, देन स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में स्टेप 4 अपना क्या होता है, स्टेप 4 में हम करते हैं इंपैक्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, IF का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपन डेल स्टैटिक। ओके, 2h is what, h is the height from which the load is released. Okay, this height h, this is here h. Okay, from this height the weight W is released on the flange of the bar. Okay, इंपैक्ट हो रहा है तो ये हाइट h है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहां से जब इंपैक्ट फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में सिंपल डेल इंपैक्ट की बात करेंगे। डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक, हमने फर्स्ट इक्वेशन में डेल स्टैटिक फाइंड आउट किया, देन इंपैक्ट फैक्टर, सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो यहां से आपका कोई वैल्यू आ गया mm में। ओके, देन स्टेप 6 इज व्हाट, सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर, तो यहां से आपका ये भी कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नाउ से नेक्स्ट, अगर यहां पर आप देखो तो सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। सिग्मा स्टैटिक इज व्हाट, W अपन A, एंड इंपैक्ट फैक्टर इज व्हाट, 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपन डेल स्टैटिक। अगर यहां पर आप देखना चाहो तो W अपन A 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपन डेल स्टैटिक इज WL ओवर AE, दिस इज, और यहां से अगर इक्वेशन देखो तो W अपन A 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2HAE अपन W इंटू L। ओके, दिस इज सिग्मा इंपैक्ट। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन A। ओके, नाउ द सिग्मा स्टैटिक is equal to W upon A, this is equation B। ओके, यहां पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन B, सिग्मा स्टैटिक is a function of, is directly proportional to or a function of W and A, not directly proportional to W and inversely proportional to A, that is the sigma static. The static stress is a function of W and A from equation B, and from equation A अगर आप देखो तो इक्वेशन A से सिग्मा इंपैक्ट is a function of W A H L E। ओके, these are some terms। अब यहां पर कुछ चीजें देखते हैं, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं और लेंथ को इंक्रीज करते हैं और इलास्टिक कांस्टेंट को डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो सिग्मा स्टैटिक क्या होगी, अपनी डिक्रीज होगी, बट इंपैक्ट फैक्टर में अगर आप देखो तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं और ई को डिक्रीज कर रहे हैं। एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ई को डिक्रीज कर रहे हैं। यहां पर ए को डिक्रीज करने से सिग्मा स्टैटिक डिक्रीज होगी और यहां पर इनका ए अपन एल, अगर ए इंक्रीज हो रहा है, एल इंक्रीज हो रहा है और ई की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो सिग्मा इंपैक्ट पर ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ता है वो होता है इफ ए इंक्रीज, एल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ई,
डिक्रीज ऑफ ई, देन यहां से हो जाएगा आपका सिग्मा इम्पैक्ट डिक्रीजेस। और जब सिग्मा इम्पैक्ट डिक्रीज होगी तो चांस ऑफ इम्पैक्ट फेलियर decreases. Okay, chance of impact failure decreases when we increase the value of A, okay, and L and decrease the value of E. A और L की वैल्यू, अगर आप सपोज करो L की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, A की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, तो किस पर इफेक्ट होगा? डेल स्टैटिक पे L को इंक्रीज कर रहे हैं, A को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सपोज कर लो A ज्यादा इंक्रीज हो गया, L कम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल स्टैटिक की वैल्यू स्मॉल होगी। और E को तो हम डिक्रीज भी तो कर रहे हैं, E को डिक्रीज कर रहे हैं, A को इंक्रीज कर रहे हैं, तो E को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर डेल स्टैटिक अपना ओवरऑल क्या हो रहा है? डेल स्टैटिक बढ़ ही रहा है, डेल स्टैटिक की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब डेल स्टैटिक इंक्रीज होगी तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? डिक्रीज होगी। और तो सिग्मा इंपैक्ट की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? ओवरऑल डिक्रीज होगी, तो चांस ऑफ इंपैक्ट फेलियर विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके ओके, थैंक यू। तो कैसा लगा हमारा लेक्चर? आई थिंक आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेक्निकल इनक्लाइंड प्लस ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080390341 पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पे आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर एक वीडियो की लिंक आपको मिल जाया करेगी।